कुछ ऐसे डायलॉग्स हुआ करते थे जो आज तक याद किए जाते हैं। आज की फिल्में आती है चली जाती है कि प्याज होती है, प्याज का छिलका आप छीलना शुरू करें, एक पर्दा दूसरा परत तीसरी परत, आखिर में आपके हाथ कुछ नहीं आता, प्याज छिल जाती है। और जब टेक्नोलॉजी नहीं आई तो बहुत तेज़ी के साथ फिल्म का जो मीडियम है, जिसको हम बैठ करके ब्लैक में टिकट्स ले लेकर के हम लोगों ने शोले देखी और फिल्में देखी, थिएटर में देखा करते थे। थिएटर में जाने का रिवाज ही खत्म हो गया, इसलिए कि सबके हाथ में मोबाइल आ चुका है, सबके हाथ में आईपैड्स आ चुके थे। फिर भी थिएटर एक एक्सपीरियंस से जाते तो डेफिनेटली इट वाज एंड अब ये है कि दिस इज एन एक्सपीरियंस नाउ। तो जब स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स आएंगे, तभी आपका क्लास में वैल्यू बनेगी। मैं तो ये समझता हूँ कि इंग्लिश शायद वो एक ज़बान है जिसको मैं उर्दू के ज़बान के मैकेनिज्म से इक्वेट कर सकता हूँ। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। क्या बात। तो मेरा नाम गज़ल है और आपका स्वागत है गज़ल से गुफ्तगू में। आज के हमारे गेस्ट हैं सुहेल अख्तर वारसी सर, जो शायर है, लिरिसिस्ट है, राइटर है। सर आपका इस्तकबाल है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप उर्दू ज़बान पे आपने इतना काम किया है, उर्दू की आपकी इतनी डीप नॉलेज है, तो उर्दू पे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी पहले कि उर्दू का जो सफ़र शुरू हुआ तो वो कहाँ से शुरू हुआ, बीच में क्या क्या मरहले आए और कहाँ तक पहुँचा है। काफ़ी फैला हुआ सवाल है। यानी कि समझिए कि उर्दू ज़बान की तारीख़ के अगर बारे में बात की जाए तो 700-750 साल, हज़रत अमीर खुसरो का ज़माना, और 700-750 साल में ये ज़बान पहले बोली बनी। जैसे कि हर ज़बान का एक वो होता है कि डायलेक्ट होती है, एक बोली होती है। ये बोली जब बढ़ती है, डेवलप होती है, ग्रो करती है, तो ये एक फुल फ्लेजेड ज़बान की सूरत इख्तियार करती है। उर्दू को भी लेकिन बहुत जल्दी ये बोली से जो है ये ज़बान की शक्ल में आ गई। और हम देखते हैं कि जिस ज़माने में हज़रत अमीर खुसरो ने कहा कि बड़ा अच्छा शेर था उनको जो ज़बानों को मिलाने के ताल्लुक़ से है, लेकिन उसको ज़्यादा वक़्त नहीं लगा और हमें एक ज़माना बदला तो उर्दू का नया तेवर हमें दिखाई देता है। मीर तक़ी मीर का ज़माना, गालिब का ज़माना, ज़फ़र का ज़माना, जिससे हम बहुत एक्वेंट होते हैं। क्लासिकल दौर था उर्दू ज़बान का। ये और बढ़ती है आगे तो हमें एक बहुत काबिल लिहाज शायर दिखाई देता है। ये मैं शायरों का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक शायर एक ज़माने में हमें दिखाई देता है जहाँ पर एक लैंडमार्क बनता है। उसके बाद जब दौर बदलता है तो हमें एक बड़ा शायर वहाँ दिखाई देता है, जैसे कि इकबाल। यहाँ तक ज़बान ने कैसे सफ़र तय किया और वो इकबाल तक पहुँची। इकबाल से ये हमें दिखाई देती है तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में, जहाँ इसके रंग रोगन जो हैं, इसके रूप रंग बदलते भी दिखाई देते हैं, इसके इश्यूज़ बदलते भी दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है मॉडर्न पोइट्री का ज़माना आता है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पोइट्री का ज़माना आता है, फिर उसके बाद हमारा वो ज़माना है जो आज का ज़माना है, जहाँ हमारे शायर शेर कह रहे हैं। इसके बीच में ये समझिए कि जैसे कि मैंने गालिब और मीर का ज़िक्र किया, तो ये दिल्ली स्कूल था जिसकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी थी, अपना एक अंदाज़ था ज़बान के बरतने का और शेर के कहने का और अदब के तख़लीक़ करने का। इसके मुकाबिल एक हमें दिखाई देता है उर्दू का स्कूल, जो कि लखनऊ स्कूल है, जहाँ शोखी है, शंगी है, जहाँ पर चंचलता मौजूद है। वहाँ पर हमें इस तरह की शायरी भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि वहाँ संजीदा शायरी नहीं हुई, लेकिन जो डोमिनेंट जो उसका ट्रेट था लखनऊ स्कूल का, वो एक शोखी लिए हुए था। उससे इन दोनों स्कूल से भी पहले हमारे पास साउथ में दक्कन स्कूल दिखाई देता है, जहाँ उर्दू परवान चढ़ी शुरुआत में, और दक्कनी लोगों ने, साउथ इंडियन लोगों ने, साउथ के उर्दू ज़बान कहने वालों ने उर्दू की परवरिश की। और ये तकरीबन एक समझ लीजिए कि पैरामीटर बनता है जिसमें हम उर्दू ज़बान की एक इजमाली तौर पर, नॉट डिटेल्ड, लेकिन लैंडमार्क के तौर पे हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये उर्दू का पैरामीटर, तारीख़ी पैरामीटर सेट होता है। जैसे उर्दू बहुत प्यारी ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान कहा जाता है इसको, दिलों को जोड़ती है। इसमें एक खनक है जो आपको सुनते हैं तो अच्छी लगती है, तो वो ऐसा क्यों है, क्या खूबसूरती है उर्दू में कि लोग इससे इतना अट्रैक्ट होते हैं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इंट्रिकेट सवाल भी है। ऐसा तो नहीं है कि साउथ में जो ज़बानें कही जा रही हैं, तमिलियन जो कही जा रही है, कन्नड़ा जो कही जा रही है, इधर सेंट्रल प्रोविंस में अगर गुजराती कही जा रही है, मारवाड़ी कही जा रही है, या और नॉर्थ में चले जाएँ तो हिंदी कही जा रही है। इन ज़बानों में मोहब्बत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी है कि उर्दू की ख़ुसूसी तौर पे उर्दू में ये मोहब्बत की ज़बान क्यों कही जा रही है? हुँ, मेरे ख़्याल में बड़ा टेक्निकली अगर इसे डील किया जाए, जिसमें एस्थेटिक्स भी हैं, पोएटिक्स भी हैं, मोहब्बत की बातें भी हैं, वो ये है कि चूँकि ये ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी, इसलिए बहुत मुमकिन है कि हर ज़बान की वो खूबसूरत बातें, वो मोहब्बतों की बातें, वो इंट्रिकेट चीज़ें इस ज़बान में शामिल हुई। और इस ज़बान में मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फ़ाज़ शामिल होने की वजह से, मुख्तलिफ़ ज़बानों के ख़यालात शामिल होने की वजह से, मुख्तलिफ़ ज़बानों की और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की फ़िलॉसफ़ीज़ को शामिल होने की वजह से, और उर्दू का जो सफ़र रहा है, उसमें जो ज़बान की या अल्फ़ाज़ की जो पॉलिशिंग रही है, हुँ, वो पॉलिशिंग बड़ी दिलचस्प रही है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई बात मोहब्बत भरी, ख़ास तौर से गज़ल की ज़बान में कही जाती है, गज़ल तो है ही मोहब्बत की ज़बान। और गीतों में भी अमूमन उर्दू यूज़ की जाती है। ये फ़िल्मी गीतों में, अरे यकीनन 100 साल की तारीख़ रही है बॉलीवुड की फ़िल्मों की। इन 100 सालों में जितने गीत लिखे गए हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसमें हिंदी डोमिनेंट सॉन्ग्स नहीं लिखे गए हैं। नहायत खूबसूरत श्रृंगार रस के और मुख्तलिफ़ रसों के हामिल गीत हिंदी में भी लिखे गए हैं। चंदन सबदन, चंचल चितवन, खालिस हिंदी का गीत है, नहायत ही खूबसूरत गीत है। लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेट रहा है बॉलीवुड के गीतों का, उसमें जो उर्दू का रूप रंग है, वो इस कदर खूबसूरत है, इतना भरा हुआ है, इतना भरकर आता है कि अगर आप नाइंसाफ़ी ना करें, तो आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की 100 साला तारीख़ के अंदर जो गीत लिखे गए हैं और नहायत ही खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, वो उर्दू ज़बान उनमें हावी है, एक बात। दूसरी बात ये दिखाई देती है कि इन गीतों में बहुत मुमकिन है कि उर्दू शायरी में तो हमें इसके ट्रेट इतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं। हालाँकि नज़ीर के यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन हर शायर के यहाँ इतना खुल के वो चीज़ें नहीं आती हैं जितनी कि गीतों में आई हैं। और इसकी वजह शायद ये थी कि गीतों में सिचुएशंस बहुत होती हैं, हर तरह की सिचुएशंस होती हैं। मोहब्बत भरी सिचुएशंस हैं, हिज्र की हुँ, सिचुएशंस हैं, बिरहा की सिचुएशन है, कहीं होली के गीत हुँ, हैं, कहीं दिवाली है, कहीं ईद है, दशहरा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़िल्मी गीत जो हैं, वो हमारी ज़िंदगी का जैसे कि एक लाइफ़ ट्रैक बन चुके हैं। अगर आप खुश हैं, तो तो आपके खुशी का बहुत एक गीत सारे खुशी के गाइए। गीत मिल जाएँगे। अगर आप मोहब्बत में मुलव्विस हैं, मोहब्बत हो गई है आपको, इश्क हो गया है आपको, तो मोहब्बत, इसके प्यार, तो इश्क, ढेरों ढेरों गीत आपको मिल जाते हैं आपके जज़्बात के इज़हार करने के लिए। अगर आपको ईद के बारे में कुछ कहना है, दिवाली के बारे में कुछ कहना है, होली के बारे में कुछ कहना है, विदाई के बारे में कुछ कहना है, लड़की विदा हो रही है, बाप के जज़्बात इस लड़की के बारे में क्या होंगे, आपको वैसे गीत मिल जाएँगे। कौन-सी सिचुएशन या कौन-सा ऐसा जज़्बा या कौन-सी ऐसी कैफ़ियत है जो बॉलीवुड के गीतों में नहीं आ गई है, कुछ और नहीं चला निहायत है। खूबसूरती के साथ, पूरी शेरियत के साथ, पूरी शायरी के साथ, पूरी पोएटिक्स के साथ ये आ गई हैं। और इसमें उर्दू का रंग जैसा हावी है, उसका जवाब नहीं। तो अभी जैसे आपने कुछ शेरियत के बारे में कहा, तो एक शायरी जैसे बहर मिटर होती है, उसके बाद उसमें शायरी में शेरियत कैसे लाई जाती है? ओह माय गॉड! दिस इज़ अ वेरी इंट्रिकेट क्वेश्चन। निहायत ही नाज़ुक सवाल है ये, कि शेर में शेरियत या पोएटिक्स या खूबसूरती या एस्थेटिक्स कैसे पैदा होती हैं, उसके मैकेनिज़म्स क्या हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देखिए, आम तौर पर इंसानी जज़्बा, ह्यूमन इमोशंस, हुँ, वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से शेरियत पैदा की जाती है। एक तो रास्ता है हमारे पास फीलिंग्स का, जज़्बात का, इमोशंस का।
ये एक मैकेनिज्म होता है जिसको इस्तेमाल करके आप इमोशन को इस्तेमाल करके, जज्बे को इस्तेमाल करके, फीलिंग्स को इस्तेमाल करके आप शेर कहते हैं। शेर में शेरियत पैदा करते हैं, वो जज्बे की वजह से पैदा होती है। जैसे मैं आपको एक शेर कहूँ कि किसी ने हाल दिल पूछा हम्म, तो आंखें हो गईं पुरनम। हम्म, जज्बा है, इमोशन है, फीलिंग्स की बात चल रही। हम्म, किसी ने हाल दिल पूछा तो आंखें हो गईं पुरनम। अब इससे मुख्तसर रुदादे गम कहते तो क्या कहते। ये पूरा शेर फीलिंग बेस्ड है, इमोशन बेस्ड है। इसमें जज्बा चोट कर रहा है, जज्बे की वजह से इसमें शेरियत पैदा हो रही है। शेरियत क्या है? शेरियत वो जगह होती है शेर में कि जहाँ पर जज्बा अपनी चोट करता है और आपके मुंह से वाह निकलता है। हम्म, ये वाह फैक्टर जो है, जो वाह फैक्टर है, ये उस जगह पे पैदा होता है जहाँ पर शेरियत अपने पूरे कल्मिनेटिंग पॉइंट पे, अपने पूरे उरूज पर पहुंच जाती। शेरियत खुल के सामने आती तो आप कहते हैं वाह। ऐसे ही इसका दूसरा मैकेनिज्म जहां तक मैं समझता हूं वो है इंटेलेक्ट, जहानत, गालिब। रीजन। गालिब का नाम बहुत अच्छा लिया आपने इस फिल्म में, लेकिन गालिब प्योर इंटेलेक्ट का शायर नहीं है। गालिब ने जो काम किया वो बहुत ज़बरदस्त काम था। वो था इंटेलेक्ट को और इमोशन को, जहानत को, रीज़न को और जज्बे को उसने बड़ी खूबसूरती के साथ अमेलगमेट किया। उसके यहाँ जज्बा और रीज़न, इंटेलेक्ट इतना बैलेंस्ड फॉर्म में, इतना मिला जुला आता है कि हैरत होती है। जैसे उसका मशहूर शेर है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ऐसा लगता है कि साहब ये इमोशन बेस्ड शेर है, लेकिन जो रदीफ है क्या है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये क्या है। अब जब वो आगे शेर कहता है तो वो इस फीलिंग को, इस जज्बे को, हुआ क्या है को इंटेलेक्ट के रास्ते से ओपन करता है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये खूबसूरत चेहरे कैसे हैं। अरे भाई सबको मालूम है कैसे हैं, नहायत ही खूबसूरत है, देखिए और दाद दीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो सवाल पैदा करता है इंटेलेक्ट के रास्ते से। वो कहता है ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गम ज़ो इश्वो अदा क्या है। ये अदा, ये नाज, ये नखरा, ये क्या है? क्या मालूम नहीं है कि नाज नखरा क्या होता है? सबको मालूम। लेकिन वो फीलिंग्स को लाता है, इमोशंस को लाता है, एक प्रीमाइसेस सेट करता है और फिर उसे इंटेलेक्चुअली वो खोलता है। इसलिए गालिब हमें बहुत अपील करता है। उसके सारे कलाम में आप देखेंगे कि उसके यहाँ इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलेक्ट, जहानत, रीजनिंग, लॉजिक के साथ जज्बा किस तरह से अमेलगमेट होके, मिक्स होकर के, हैंड एंड ग्लव जैसी कैफियत में सामने आता है। इसलिए गालिब इतना बड़ा शायर है। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास शेर में शेरियत पैदा करने का दूसरा जो मैकेनिज्म है मेरे नज़दीक वो है इंटेलेक्ट। खालिस इंटेलेक्चुअल शायरी है, इंटेलेक्ट की बुनियाद पे शायरी। खालिस ऐसा शेर या ऐसी नज़्म या ऐसी गज़ल जिसमें इंटेलेक्ट और रीज़न हावी हो और वो आपसे वाह करवा ले, इनकी शेरियत पैदा करते हैं। ऐसी शायरी कम हुई है, लेकिन जब जब हुई है उसने वो ज़मीन से छलांग लगा के आसमान पे चली गई। उसने इंसानों के जहन को जब एड्रेस करना शुरू किया, ऐसा कम हुआ। पहले जज्बा, आप जज्बे से रिलेट करते थे। इकबाल की शायरी में ज़्यादा मिलता है। इकबाल की शायरी एक अलहदा शायरी, मैं उसकी तरफ ज़रूर आऊँगा। जैसे इंटेलेक्ट बेस्ड शायरी के ताल्लुक से पहले मैं कह दूँ कि मेरे जहन में जो सबसे पहली जो मिसाल जो आज के ज़माने की आती है वो है जावेद अख्तर साहब की शायरी। जावेद साहब की शायरी में जो एक सोचने का अमल है, मुसलसल सोचते रहने का अमल, जहानत की कोई एक बात, किसी एक आइडिया का कंटेम्पलेशन, कोई एक इंटेलेक्चुअल बात, कोई एक इंटेलेक्ट का इस्तेमाल, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। उनकी नज़्म है, मशहूर नज़्म है वक्त। उसका एक स्टैंजा है कि कभी कभी चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं। ये जज्बा नहीं, ये खालिस ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर पेड़ अपनी जगह खड़े हैं।
ये भी जज्बा नहीं है, ये उस ऑब्जर्वेशन का डिडक्शन है। तो क्या ये मुमकिन है तमाम सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों? जब वो इस मकाम पे पहुंचने के और हम ही गुजर रहे हों तो आपके मुंह से भी अख्तियार निकलता है, वाह। ये वाह जो है उस शेरियत की वजह से निकला है, उस पोइटिक्स की वजह से पैदा हुआ है जो इंटेलेक्ट के रास्ते से आई थी, फीलिंग्स के रास्ते से, जज्बे के रास्ते से नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जावेद साहब के यहाँ इमोशन या फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जो डोमिनेंट पार्ट है उनका वो है इंटेलेक्ट का इस्तेमाल, रीजनिंग और लॉजिक का इस्तेमाल, सोच का ज़रिया, जिससे वो शरीयत पैदा करते हैं। आपने इकबाल का नाम लिया। तीसरा जो मैकेनिज़्म मुझे महसूस होता है जो इकबाल के यहाँ है, उसे मैं या तो स्पिरिचुअल मैकेनिज़्म कहूँ या उसे मैं डिवाइन मैकेनिज़्म कहूँ, जो इकबाल ने इस्तेमाल किया। इकबाल के यहाँ फ़िलासफ़िकल थॉट्स तो बेपनाह है, ज़ाहिर है कि उसने मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स को पढ़ा, जाना, उन्हें हज़म किया और फिर उसको दोबारा उसने रिप्रोड्यूस किया, तो उसके यहाँ एक इंटेलेक्चुअल रवैया तो ज़रूर है। लेकिन इकबाल के यहाँ जो डिविनिटी का इस्तेमाल है, डिविनिटी से मुराद ये है कि स्क्रिप्चर्स का, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो बातें आई हैं खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी सिफ़ात हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसे लेकर के उससे शेर का मरकज़ी नुक्ता बनाना, उसे अपना बेसिक आइडिया बनाना और उसके इर्द गिर्द शेर को पैदा करना और उससे शेरियत को पैदा करना, ये इकबाल की खुसूसियत है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चौथी चीज़ हमारे सामने आती है शेर में शेरियत के पैदा करने को, वो है सूफ़ी शायरी, मिस्टिक पोइट्री। सूफ़ी शायरी को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा? ये भी बड़ी नज़ाकत की बात है कि एक शेर है, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। ये शेर कोई रोमांटिक शेर क्यों नहीं है? इसे हम रोमांटिक शेर क्यों ना कहें? किसी माशूक़ तरहदार के लिए, महबूब दिल नवाज़ के लिए शेर कहा गया, क्यों नहीं मानते हम इस बात को? तो वो क्या फ़ाइन लाइन है जो सूफ़ी शायरी को सूफ़ी शायरी बनाती है। एक आम रवैया सूफ़ी शायरी के बारे में ये है कि सूफ़ी शायरी स्पिरिचुअल शायरी होती है। मेरा थोड़ा सा एक अलग ख़याल है, मुख्तलिफ़ ख़याल है इस बात को लेकर के। मैं समझता हूँ सूफ़ी शायरी स्पिरिचुअल शायरी नहीं है। उसका टिल्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, लेकिन और उस टिल्ट की वजह से होता ये है कि वो शायरी जो आम तौर पे की जा रही है, उर्दू की आप 85% शायरी ले लीजिए, जिसमें माशूक के जुल्म व सितम का रोना रोया जाता है, अरे साहब इसने तो मुझे मार दिया, ये बेवफा निकला, जफाकार है और जालिम है, और मैं तो बहुत ही, ऐसा लगता है जैसे कि शायर बड़ा ही नेक है, फरिश्ता है, इसने कुछ नहीं किया है, बड़ा वफादार बनता है। ऐसी बात नहीं। लेकिन माशूक को, महबूब को हमेशा जालिम करार देना, बेवफा कहना, जफाकार कहना, अगर माशूक सामने नहीं हो तो ज़माने को, ये तो शायर का विक्टिम कार्ड है। हाँ, एक्चुअली विक्टिम कार्ड है। एंड ये और इस कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है ना कि उस वक्त में उसका ख्याल ऐसा हो, जिस वक्त उसने लिखा हो, ये बहुत खूबसूरत बात है कि जिस वक्त उसके ऊपर एक कैफियत तारी थी तो उसने कहा। लेकिन 85% पोइट्री उर्दू की वो हमेशा इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहता है जहाँ उसके साथ दुनिया ने जुल्म किया है, जहाँ उसका महबूब जालिम है। निहायत ही बदचलन तो उसका महबूब होता है, वो सबको लिफ्ट देता है, इसे लिफ्ट नहीं देता। ये तो माशूक है उर्दू शायरी का आम तौर पे। ये शायर को कभी ये समझ में नहीं आता या कभी वो रियलाइज़ करना नहीं चाहता कि चलो एक बार आईना देख लूँ, आई मे बी ब्लैक, मैं काला हूँ, बदसूरत हूँ, उसको पसंद नहीं आता हूँ, उसके टाइप का नहीं हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। वो किसी और को चाह तो रहा है ना महबूब, तो जाहिर है कि उसकी प्रेफरेंस कुछ और है, आपकी तरफ वो मुल्तफित नहीं है, वो आपको घास नहीं डाल रहा है। तो भैया कभी ये भी तो सोच लें आप कि साहब मैं इसका टाइप नहीं हो सकता हूँ, मैं बदसूरत हो सकता हूँ, मैं कुछ मेरे अंदर ऐसी कमियाँ होंगी। ये कभी नहीं कहता उर्दू का शायर। बहुत कम शायर हैं जिन्होंने ये बात का एतराफ़ किया है कि नहीं साहब, वो उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी जिसकी वजह से उसकी कोई दूसरी प्रेफरेंस होगी।
तो आम तौर पे जो उर्दू की 85% एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि वो शायरी जो कि सिर्फ इस बात का एक तरह से रोना रोया जा रहा है, और ये इतनी कसरत से है, मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है इसकी कि कभी कभी दिल वहशत में आ जाता है कि साहब सिर्फ यही है क्या? कोई अच्छी बात नहीं है, कभी आप कोई खुशी की बात नहीं कहते, कभी आपके महबूब ने कभी आपको ऐसा नहीं है कि बगैर कोई फरमाइश की आपके साथ डेट पे चला गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ? होता है ना, या हमेशा आपकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है? जहाँ तक सूफ़ी पोइट्री की बात है, सूफ़ी पोइट्री इज़ आई थिंक डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू दिस एटीट्यूड। जहाँ माशूक को बुरा भला नहीं कहा जाता, जहाँ उसे बेवफा जफाकार नहीं कहा जाता, बल्कि खुदा का दर्जा दे दिया जाता है। चलिए मान लीजिए एक लम्हे के लिए खुदा का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप उसे ज़मीन पर ही रखें फ़िलहाल, जैसे अगर ये कहा जाए, एक शेर है कि ऐ गमे यार तेरे दम से है तामीर हयात। मेरी ज़िंदगी की जितनी खूबसूरती है, जितनी तरतीब है, जितना उसमें ऑर्डर है, जितनी खूबसूरती है, वो तेरे गम की वजह से। ऐ गमे यार तेरे दम से है तामीर हयात, तू सलामत है तो मिट्टी मेरी बर्बाद नहीं। ये एक सूफ़ी शायरी कह सकता है, ये एटीट्यूड, दिस इज़ द एटीट्यूड जो सूफ़ी शायरी को सूफ़ी शायरी बनाता है। और चूँकि ये एटीट्यूड वो एटीट्यूड है जो बंदगी का एटीट्यूड है, जो सरेंडर होने का एटीट्यूड है, जो एक स्पिरिचुअलिटी का एटीट्यूड है, यानी कि परमात्मा के सामने, परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने, भगवान के सामने जब कोई बात आदमी अपने सर झुका के कहता है तो उसका एटीट्यूड ये होता है, और ये होना चाहिए। जब इस एटीट्यूड के मुताबिक शेर कहे जाते हैं, रज़्म कही जाती है, कलाम कहा जाता है, कोई नसर या प्रोज़ लिखी जाती है, तो उसमें ये वाली खूबसूरती पैदा होती है, ये एटीट्यूड पैदा होता है। एंड सिंस इट इज़ डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड जिस पे 85% ऑफ पोएट्री कही जा रही है। रिजेक्शन, शायद रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो जेलस हो रहा है, पज़ेसिव हो रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत ही ह्यूमन कि ये जो एटीट्यूड है ये डिसाइड करता है कि कौन सी पोइट्री का जॉनर क्या है। और हम सूफ़ी पोइट्री को देखते हैं, इकबाल की डिवाइन पोइट्री को देखते हैं, इस तरह की डिविनिटी की बेस बना के जिन लोगों ने पोइट्री की है वो एक पोइट्री है। दूसरी पोइट्री आपकी इंटेलेक्ट बेस्ड पोइट्री है। एक पोइट्री जिसका मैंने ज़िक्र किया कि वो इमोशन बेस्ड पोइट्री होती है। तो हमारे पास इस तरह के जॉनर्स हैं उर्दू शायरी के अंदर, जिसकी और ये मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से शायरी में शेरियत, उसके अंदर पोइटिक्स, खूबसूरती, एस्थेटिक्स, ये वाव फैक्टर इसे पैदा किया जाता है। तो जैसे हम शायरी की बात कर रहे थे जी, तो अभी न्यू एज पोइट्री जैसे आज की शायरी, मतलब या फिर ज़बान की बात कर ले कि काफ़ी बदलाव आ गया है, तो आज आप कहाँ देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जहाँ तक ज़बान की बात है तो ज़बान कोई एक मुंजमद जमी हुई एक फ्रोज़न कोई फ़िनोमेना तो है नहीं। ये मुस्तकिल ग्रो करने वाली चीज़ है, और ज़ाहिर है कि फिर नए अल्फ़ाज़ आते हैं, नया डिक्शन आता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो जिसे हम कहें कि ये बदलाव हुआ, ये चीज़ बदली। हम बदलाव तो कह सकते हैं। अभी न्यू एज से एक गलतफ़हमी जैसी पैदा होती है कि साहब गालिब जो थे और मीर जो थे और इकबाल जो थे, फैज़ जो थे, ये पुराने ज़माने के लोग थे, ये आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, ऐसा समझ में आता है। बात तो ऐसी नहीं है। तो न्यू एज का मतलब यही हो सकता है कि ज़बान में या उसके ट्रेंड्स में या उसके आइडियाज़ में कोई बदलाव आया है जिसकी वजह से शायरी बदलती है, उसके प्रोज़ बदलती है, ज़बान बदलती है, कैसे बदलती है। मुझे ये महसूस होता है कि एटीट्यूड जो मैं जिस पे ख़ास तौर से ज़ोर दे रहा हूँ कि जब तक कि अगर 700-750 साल पहले ज़बान की शुरुआत में ही अगर आपका एटीट्यूड एक विक्टिम कार्ड का सा खेलने जैसा हो, या ख़ास तौर से 1947 से पहले गदर जिसकी वजह थी और 1947 के बाद जो सोशो पॉलिटिकल हालात बने हिंदुस्तान में, तो उर्दू शायरी के अंदर वो एक तरह का विक्टिम कार्ड या एक तरह की मज़लूमियत, वो एक तरह की जो है मेरे पर जुल्म हो रहा है काइंड ऑफ, वो कहीं साइकी में आके बैठा होगा। नहीं, लेकिन एक ये भी तो बात होती है ना कि कलम का काम है कि मज़लूम की आवाज़ बने, क्योंकि जो ताकतवर है उसके पास तो आवाज़ है ही। हाँ, तो जो मज़लूम है, जो आम तौर पे मज़लूम बना हुआ है, तो क्या दर हकीकत ये हम देखें कि वो मज़लूम है भी कि नहीं है।
जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या उसके अंदर ज़ुल्म हुआ? हुँ, मज़लूम भी है, जफ़ाएँ हुई उसके साथ, इस्तेहसाल, एक्सप्लॉइटेशन हुआ उसके साथ, मान लेता हूँ। उसकी ज़िंदगी में कहीं कोई अच्छी चीज़ कभी हुई ही नहीं। कभी उसने कोई अच्छाई का कोई प्लेज़रेबल कोई ख़्वाब देखा ही नहीं। क्या ऐसा है कि वो मज़लूम शख़्स जो है, जो शायर है, क्या उसको कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई? कभी-कभी उससे विसाल नसीब नहीं हुआ? हुँ, ऐसा तो नहीं है। हुँ, ज़िंदगी के पैकेज में जो उदासी है, जो इस्तेहसाल है, जो ज़ुल्म है, वो होता है, उसे किस तरह से आप फ़ेस करते हैं, उसके बारे में कैसे बात करते हैं? क्या आप हुँ, मज़लूम ही बने रहेंगे या विक्टिम कार्ड ही खेलते रहेंगे? क्या करेंगे? क्या दिस इज़ द एटीट्यूड? इज़ दिस द राइट एटीट्यूड? मुझे तो लगता है कि ये होना तो चाहिए था। आदमी अपने आप को कहीं न कहीं विक्टिम महसूस करता है, कहीं एक्सप्लॉइटेड फ़ील करता है, कहीं लगता है कि मैं मज़लूम हूँ। ठीक है, उसका इज़हार होगा। लेकिन अगर आपकी सारे एटीट्यूड में वो आपका एटीट्यूड ही बन जाए, तो फिर वो एक मर्ज़ की शक्ल में सामने आता है। हुँ, इट बिकम्स अ डिज़ीज़ और ये हुआ। और अगर इस एटीट्यूड में बदलाव आता है, तो मैं समझता हूँ कि ज़बान जो कि बदली है, जो कि उसका डिक्शन बदला है, उसमें नए अल्फ़ाज़ आए हैं, नए जैसे कि एक्सप्रेशन। गानों का एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए, पुराने गाने जिस तरह के थे, आज भी गाए जा रहे हैं। हुँ। लग जा गले, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ-कुछ लिरिक्स है जो आज भी याद रहती है। हुँ। लेकिन आज के गानों में वो बात नहीं रही, वो कह सकते देखिए हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी की बातें आज के नए लिरिसिस्ट्स और ज़ाहिर है कि बहुत कमियाँ, बहुत ख़ामियाँ हैं। अगर हम उसे गोल्डन एरा के सॉन्ग्स के साथ रख कर के तोलने जाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गोल्डन एरा से आज के दौर तक आते-आते ऐसा क्या हो गया है जिसकी वज़ह से ऐसा हुआ? अगर वो चीज़ कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। ज़ाती तौर पे मुझे ये महसूस होता है कि गोल्डन एरा के जो सॉन्ग्स राइटर्स थे, जो लिरिसिस्ट थे, मजनू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र जी, राजेंद्र कृष्ण, शकील बदायूनी, जानिसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, कितने ही नाम हैं और कितनी खूबसूरत ज़बान में, कितनी खूबसूरत शेरियत के साथ उन्होंने गाने लिखे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आज के नए गानों में हमें कमी महसूस होती है? हुँ, देखिए, म्यूज़िक में तो मुझे कहीं कमी महसूस नहीं होती। हुँ, एक नहायत ही खूबसूरत म्यूज़िक जो है आज क्रिएट किया जा रहा है और ख़ास तौर से मैं मिसाल दूँगा अगर गोल्डन एरा की बात की जाए, तो हमें ख़ास तौर से जो शंकर जयकिशन हैं, शंकर जयकिशन के यहाँ जो वेस्टर्नाइज़्ड म्यूज़िक का जो एक उसने ट्रेंड बनाया था, वो दूसरे म्यूज़िशियंस से बहुत अलग था। तो हमें तो उसी एरा में वो उस तरह का म्यूज़िक टेस्ट करने का मौका मिलता है, हमें फॉक्सट्रॉट सुनने मिल रहा है, हमें वॉल्स सुनने के लिए मिल रहा है, उसी ज़माने में। हुँ, लेकिन उस म्यूज़िक पर, उस रिदम में, उस आहंग पर जो शायर लिरिक लिख रहा है, वो लिरिसिस्ट को ज़बान पर इतना कमांड है, उसके पीछे उसके ज़हन में जो शेरी जो सरमाया है, हुँ। जिससे वो गुज़र के आया है, जो उसके ज़हन में महफ़ूज़ है, वो एक एक्सप्रेशन को 10 तरह से कहने पे कुदरत रखता है। बिल्कुल आम ज़बान जैसे अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो थोड़ी ऐसे या जैसे-तैसे और वैसे। वैसे ये भी खूबसूरत ज़बान है, आनंद बख्शी साहब का होगा मेरे ख़्याल में ये गीत। तो कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे जनाब आली, आली, ज़बान पे चढ़े हुए ज़बान पे गीत चढ़ी हैं। हुई। तो बहरहाल ये इस तरह से ज़बान में जो भाव है, अगर वो लुसिडिटी, वो सिम्प्लिसिटी के साथ वो पोएटिक्स को मेंटेन करते हुए, उस स्टोरी, उस सिचुएशन के साथ इंसाफ़ करते हुए, उस धुन के अंदर सम क किस जगह आ रहा है, लफ्ज़ कहीं बंद तो नहीं हो रहा है, उसे खोलना चाहिए। ये सारी बातों को ज़हन में रखते हुए जो क्राफ़्ट थी उनकी, वो क्राफ़्ट कमाल की थी। उसमें ज़बान थी, उसमें क्राफ़्ट था, उसके अंदर शेरी रवैये थे। हमारे यहाँ नए लिरिसिस्ट के यहाँ मुझे ये कमी इसलिए महसूस होती है कि जिस ज़बान में वो लिरिक लिख रहे हैं, उस ज़बान का जो शेरी सरमाया है, उससे शायद उनकी उतनी वाबस्तगी नहीं है कि वो उस लेवल पे पहुँच जाएँ कि वो एक एक्सप्रेशन को 50 तरह से कहने पे कुदरत रखते हों। जैसे अभी एक फ़िल्म आई थी हीरा मंडी, हुँ, इतने अदीब हैं मुंबई में, इतना उर्दू का काम हो रहा है, फिर भी इतनी बड़ी फ़िल्म बनाई गई, उसमें इतनी उर्दू की गलतियाँ निकाली जा रही हैं। हुँ। तो कहीं तो हम लैग कर रहे हैं। डेफ़िनेटली लैग कर रहे हैं और यही वो जगह है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि गोल्डन एरा से जब हम इस तरफ को आते हैं तो बीच में ऐसा क्या हुआ उसकी तशख़ीस करना, उसको जानना कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। मैं तो इस बात की भी दाद देने को तैयार हूँ कि साहब देखिए आज जबकि उर्दू ज़बान की स्कूल्स मुसलसल बंद होती चली जा रही हैं, तकरीबन ख़त्म होने की कगार पे आ गई।
उर्दू के पोएट्स एंड राइटर्स के बच्चे वो उर्दू मीडियम से नहीं पढ़ा रहे हैं, और ये वो गलत नहीं कर रहे हैं। हुँ, इसलिए गलत नहीं कर रहे हैं कि जो अंग्रेज़ी का सैलाब आया है, जो सुनामी ऑफ इंग्लिश है, हुँ, उसने तो उर्दू नहीं बल्कि सारी ज़बानों को बहा के ले गई है वो। क्या गुजराती है, क्या पंजाबी है, क्या तमिल है, हर ज़बान को इसने बहा दिया है। सिर्फ़ उर्दू के यहाँ इस बात का रोना नहीं है। देखने वाली बात ये है कि जो कितने लोग हैं जो मैं जब किसी और ज़बान की बुराई करना मेरा मकसद ही नहीं है, मैं खाली मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो गुजराती कहने के लिए पूरी हिंदुस्तान में कम से कम सब कॉन्टिनेंट में गुजराती कहने के लिए या पंजाबी कहने के लिए या कोई चाहे गलत ही कह रहे हों लेकिन कोशिश कर रहे हों, नहीं है, इतना नहीं है। हैरत की बात ये है कि वो जो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ नहीं है, जिसके यहाँ उर्दू की का शेरी रवैया नहीं है, हुँ, लेकिन वो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह भी कहना चाह रहा है, वो हुँ, आइए तशरीफ़ लाइए, वो गलत ज़बान भी कहता है, वो मुखालिफत की जगह खिलाफत कहता है, वो गर्म की जगह गर्म कहता है, बर्फ़ की जगह बर्फ़ कहता हुँ, है। मैं मानता हूँ कि बर्फ़ को बर्फ़ कहने से बर्फ़ पिघल नहीं जाती, हुँ, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो जाता है, सब कुछ होता है। इसके बावजूद वो लोग कोशिश जिनका कर इस रहे हैं। ज़बान से कोई लेना-देना नहीं, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू नहीं रहा है। हुँ, ये सब मैं तो समझता हूँ बड़ी हद तक कि हमारे शायरों की वो बरकत है, जो मुशायरों में पढ़ते आए हैं। ये बॉलीवुड के उन गीतों की गीतों बरकत की है, जो सुनते आए हैं, और वो जो फ़ोनेटिक्स है, जो खूबसूरत जो उसकी सौतियात, जो उसकी आवाज़ है, उर्दू शायरी की, वो उनके ज़हन में बसी हुई। हुँ, मुग़ल-ए-आज़म के डायलॉग समझ में नहीं आते, हमारे उर्दू के ग्रेजुएट को शायद समझ में ना आवे, ऐसे डायलॉग्स हैं। लेकिन उसकी फ़ोनेटिक्स कितनी खूबसूरत है, उन्हें हुँ, लगता है, अरे साहब क्या कहा जा रहा है? तो इसकी वजह से ये गलत सलत थी लेकिन ज़बान कहने लगी। हुँ। जिसका मज़ाक उड़ाया जाता है, भई मज़ाक उड़ाने की बजाय अगर आप ये करें कि उस रवैये को ठीक कर दें। और अब उर्दू के लिए एक और खुशी की बात ये है कि पार्लियामेंट में शामिल हो गई है ये ज़बान। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हालाँकि इसे बहुत पहले शामिल होना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब भी कोई अच्छी चीज़ हो तो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। पहले क्यों एप्रिशिएट नहीं हो पाया? उसकी बहुत सारी वजह हैं, सबको मालूम है। हुँ, वो क्या सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एक थी, कम्युनल एंगल काफ़ी क्या टाइम से कम्युनल इसके एंगल पीछे था या रहा है। सोशियो पॉलिटिकल जो भी एंगल रहा हो, उसकी वजह से ये नाइंसाफ़ी तो हुई ज़बान के साथ। और लेकिन एक बात मैं पूरे वसोक से, पूरे कॉन्फिडेंस से बात कह सकता हूँ कि अगर किसी ज़बान में या किसी इस तरह की चीज़ में कोई दम है, दम से मेरी मुराद ये है कि वो समाज की, हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है या नहीं है। समाज में कोई चीज़ को रुतबा, इज़्ज़त, पैसा, दौलत, शोहरत हुँ, उस वक़्त हासिल होती है जब वो समाज की ज़रूरत होती है। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। हुँ। तो ये ज़रूरत तो बनाई जाती है ना। अब जैसे स्कूल में मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, हुँ, तो जब स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, हुँ, तभी आपको मार्क्स आएँगे, तभी आपके हुँ, क्लास में वैल्यू बनेगी। हुँ। तो ये तो फ़ीड किया जा रहा है ना, ज़रूरत तो बताई जा रही है। ये ज़रूरत जो बताई जा रही है वो इसलिए भी दुरुस्त है हुँ, कि हमारी पूरी इकॉनमी इस एक ज़ुबान से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है अंग्रेज़ी। इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मैं तो ये समझता हूँ कि इंग्लिश शायद वो एक ज़बान है जिसको मैं उर्दू के ज़बान के मैकेनिज़्म से इक्वेट कर सकता हूँ। भाई इंग्लिश में भी उसके अल्फ़ाबेट तो उसके अल्फ़ाबेट है ही नहीं, वो तो ग्रीक से लिए हुए हैं, रोमन अल्फ़ाबेट से लिए हुए हैं। ग्रीक ज़बान के, फ्रेंच ज़बान की, दूसरी कितनी ज़बानों के अल्फ़ाज़ अंग्रेज़ी ने वैसे लिए हैं जैसे उर्दू ने अरबिक से, पर्शियन से, तमिल से, हिंदी से, प्राकृति से, जो ज़बान हाथ लगी उसको, उसने ले लिया। मैं तो समझता हूँ कि इंग्लिश में और उर्दू में इतना बहनापा है, इतना उसके अंदर उसका मैकेनिज़्म इतना सेम है। लेकिन अंग्रेज़ी के साथ ये हुआ कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की, वो चाहे हुँ, साइंटिफ़िक इन्वेस्टिगेशन के बारे में हो, वो चाहे इकॉनमी के बारे में हो, चाहे एजुकेशन में नए उलूम के बारे में हो, वो सारा का सारा अंग्रेज़ी में आ रहा है। और हमें इस बात की ज़रूरत पेश आ रही है कि हम उसे ट्रांसलेट करें और अपने उर्दू वालों को या दूसरे वर्नाक्युलर लैंग्वेज वालों को बताएँ। हुँ, तो हमारे लिए प्रायोरिटी इकॉनमी को लेके, ख़ास तौर से इकॉनमी को ही नहीं बल्कि एजुकेशन को लेकर के, इल्म को हासिल करने के लिए अगर आपको रिलेटिविटी पढ़नी है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है, तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। हुँ, अगर आपको नई पूरे ज़माने की खबर रखनी है, तो एक तरह का लिंग्वा फ्रैंका पूरी दुनिया में बन चुका है, जो कि अंग्रेज़ी का है। ये आपकी ज़रूरत आपको फ़ीड नहीं की जा रही है, ये ज़रूरत आपके सामने पहाड़ बन के सामने खड़ी हो चुकी है। या तो आप इस पे चढ़िए या इस पहाड़ के नीचे दब के खत्म हो जाइए।
जहाँ तक उर्दू ज़बान के सर्वाइवल की बात है, उसकी जो खूबसूरती है, वो और उसकी जो रिचनेस है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी ज़रूरत है समाज में, वो क्या है, इस पे देखना चाहिए। उर्दू आज भी हिंदुस्तान में ख़ास तौर से सबकॉन्टिनेंट में उससे बड़े लेवल पे, और आप गल्फ़ चले जाएँ, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएँ, जहाँ हमारा इंडियन डायस्पोरा आबाद है, वहाँ पर आम तौर पे कम्युनिकेशन के लिए यही ज़बान का सहारा लिया जाता है। तो इसकी ज़रूरत हमारे पास कल्चरली, लिंग्विस्टिकली बहुत है। हुँ। और मुझे जो एक ख़ास बात आई वांट टू हैमर इन, कि अगर आपको उर्दू ज़बान को बचाना है या उसके लिए कुछ करना, बची तो ज़बान खुद है, वो इतनी काफ़िर अदा ज़बान है कि वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, हुँ। दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन ये इस ज़बान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो पहले एक गाना गाना बंद करें आप, और वो ये कि ये ज़बान जो है, ये इकॉनमी से जुड़ी हुई नहीं है, ये जो ज़बान जो है वो काम-काज से जुड़ी हुई नहीं है। हुँ। भैया आप इसे जोड़ भी लें, तो इसका रोल सिर्फ़ वो नहीं है। हुँ। ये कल्चरली इतनी स्ट्रॉन्ग ज़बान है, क्या एक आदमी सिर्फ़ खाने-पीने के लिए ज़िंदा होता है? सिर्फ़ खाने कमाने के लिए ज़िंदा होता है, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए ज़िंदा रहता है? नहीं। ये तो उसकी ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है। उसकी सारी ज़िंदगी के जो इमोशनल, स्पिरिचुअल जो हालात हैं, मेंटल जो हालात हैं, वो पूरी एक ऑल राउंड ग्रोथ चाहते हैं। हुँ। वो ग्रोथ आपके कल्चर से, आपकी तहज़ीब से, आपकी पूरी अख़लाक़ियात से बंधी हुई है। और ये ज़बान में ये बातें ठूस-ठूस के भरी हुई, कूट-कूट के भरी हुई। इस ज़बान को अगर आप इस एंगल से इसके प्रमोशन के लिए जाते हैं, हुँ। और आज तक ये सेल्फ प्रमोशन करती रही है। हाँ, ये पैदा हुई हिंदुस्तान में ही है। हिंदवी पहले इसका नाम भी रहा है। हुँ। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये मुसलमानों की ज़बान बन गई और हिंदी से इसका बैर हो गया? हिंदी से बैर जो है, ज़बानों में तो कभी बैर हो ही नहीं सकता। नहीं, टेक्निकली तो नहीं है क्योंकि वो लफ्ज़ एक दूसरे से लेते रहते हैं। लेते रहते हैं। अब जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हमारा जो कम्युनल एस्पेक्ट बन गया, उसे कैटर करने के लिए कुछ इस तरह की हरकतें और बातें की जाने लगीं। चलिए साहब, जैसे आम तौर पे हिंदी वाले हमारे जो हैं, उन्हें एक बात की शिकायत उर्दू वालों से होती है। वो ये होती है कि साहब देखिए, हिंदी ज़बान में हिंदी वाले जो हैं, उर्दू के तो सारे लिटरेचर को ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उर्दू वाले इतना हिंदी के लिटरेचर को ट्रांसलेट नहीं करते हैं उर्दू में, क्यों? क्योंकि उर्दू में इतना सारा लिटरेचर ऑलरेडी भरा हुआ है। नहीं, कभी भी आपको जो दूसरी लैंग्वेज में जो लिटरेचर क्रिएट किया जा रहा हुँ। है, उसकी ज़रूरत हर ज़बान को होती है। होती है। उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट, हुँ। उसे 3 ज़बानें बहुत कम लेवल से ही पढ़ाई जाने लगती हैं। हुँ। जिस स्टेट में रहता है, जैसे कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुझे मराठी पढ़ाई जाती है। उर्दू पढ़ रहा हूँ, मराठी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ रहा हूँ। हुँ। मुझे इन तीनों ज़बानों का, चारों ज़बानों का स्क्रिप्ट आता है। हुँ। सिर्फ़ मुझे नहीं आता, उर्दू मीडियम के सारे स्टूडेंट्स को आता है। हुँ। वो हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी बोल सकता है, हिंदी लिख सकता है। लिख सकते हैं। क्या हिंदी मीडियम में उर्दू ऐसे पढ़ाई जाती है कि हिंदी वाला उर्दू को उर्दू स्क्रिप्ट में पढ़ सके, उर्दू में बोल सके, उर्दू में लिख सके? नहीं। मैं नहीं समझता। तो हिंदी में इतना ट्रांसलेशन, इतनी करीबी ज़बानें हैं ये, कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट लिखें तो ये उर्दू हो जाती है, लेफ़्ट टू राइट लिखें तो ये हिंदी हो जाती है। इतनी इतनी करीब की ज़बान है। तो इतनी करीब की ज़बानों को क्या ज़रूरत है ट्रांसलेट करने की? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हिंदी की चीज़ों को ट्रांसलेटेड वर्ज़न में सेकंड हैंड पढ़ने के लिए। हुँ। हम तो हिंदी स्क्रिप्ट वाला, उर्दू स्टूडेंट जो है वो हिंदी स्क्रिप्ट जानता है, वो हिंदी में हिंदी के लिटरेचर को पढ़ता है, हिंदी को वैसे समझता है जैसे कि हिंदी के राइटर और कवि ने इसको लिखा है। हुँ। ये ज़रूरत आपको इसलिए पेश आ रही है कि उर्दू को ट्रांसलेट आप इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप उर्दू का स्क्रिप्ट अपने स्कूल्स में हिंदी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं, हुँ। बताते नहीं हैं आप पढ़ाते उसको। नहीं। अगर उसे उर्दू का स्क्रिप्ट आता होता, उसे इंग्लिश आती है, हुँ। हिंदी के स्टूडेंट को आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो इंग्लिश में टेक्स्ट पढ़ लेता है, लिख लेता है, बोलता है। लेकिन अगर आपको उर्दू नहीं या स्क्रिप्ट नहीं आता, तो वो स्टूडेंट कैसे पढ़ सकेगा? तो आप ट्रांसलेशन का काम जितना कर रहे हैं करते रहिए। हुँ। पहला काम ये कीजिए कि हिंदी मीडियम्स के अंदर उर्दू के स्क्रिप्ट को, उर्दू की ज़बान को ऐसे पढ़ाना शुरू कीजिए जैसे कि उर्दू मीडियम में हिंदी के स्क्रिप्ट को, हिंदी की ज़बान को पढ़ाया जाता है।
क्योंकि हिंदी और उर्दू मुझे लगता है कहीं ना कहीं हद तक सेम ही है। बिल्कुल सेम है, हमारे सिंटेक्स बोलचाल में तो बोलचाल में। बहुत ज़्यादा हाँ, डिफरेंस यहाँ पर हमारे यहाँ अरबिक और पर्शियनाइज्ड रूट्स के अल्फाज ज़्यादा हैं, वहाँ पर संस्कृत के अल्फाज या उस रूट से आए हुए अल्फाज ज़्यादा हैं। और कोई भी ज़बान अगर शुद्ध होने की या प्यूरिटन मिजाज रखने की बात करती है तो कभी पनप नहीं सकती है, वो एक स्टेज पे आके ख़त्म हो जाएगी। उर्दू के इतने ताकतवर होने की और उसके समाज में ज़रूरी होने की वजह सिर्फ यही है कि वो अल्फाज से कोई बैर नहीं रखती, कहाँ से आया है, वो उसको लेती है, अपने हिसाब से बरतती है, उसको पॉलिश करती है, अपने शायरी में, अपने प्रोज़ में शामिल कर लेती है। वो प्रचलित हो जाता है। लफ्ज़ टिकट है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, हमको लगता है नहीं टिकट जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। भैया बस की 2 टिकट दीजिए। मालूम है बस भी इंग्लिश का है, टिकट भी इंग्लिश की है, लेकिन हम ऐसे बेतकल्लुफ़ी से कह रहे हैं जैसे कि वो उर्दू का है। उसने ले लिया, उसने पॉलिश किया, आपने उसको उसने प्रेवलेंट कर दिया उससे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज। नहायत खूबसूरत। फिर ये जो नैरेटिव बना हुआ है बहुत जगह सुन आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनने मिल रहा है। 2014 के बाद से मैं कहूँगी ज़्यादा सुनने मिल रहा है। हाँ, तो ये कैसे इसको ख़त्म किया जाए? देखिए जो चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पे प्रमोट की जाती हैं उनकी लाइफ टाइम वैसे ही होती है जैसे कि मार्केट में दूध बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसे ज़्यादा दिन आप स्टोर नहीं कर सकते, वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। ज़बान दूध की तरह नहीं होती। ज़बान को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ज़बान बाकी रहने वाली चीज़ होती है, उसके रूट्स होते हैं, बड़े मज़बूत रूट्स होते हैं। तो अगर कहीं कोई पॉलिटिकल सुनामी उठ रही हो जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल गेन हासिल किया जा रहा हो या इकोनॉमिक्स का कोई गेन हासिल किया जा रहा हो। इकोनॉमिक्स की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे लिए अंग्रेज़ी एक तरह से लाज़मी हो चुकी है। हम अंग्रेज़ी जानते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी हमारे लिए इकॉनमी का बहुत बड़ा ज़रिया बन चुकी है। इल्म हासिल करने का ज़रिया बन चुकी है, अपने आप को अवेयर रखने का और बाख़बर रखने का सारी दुनिया में क्या हो रहा है, उसके लिए एक ज़रिया बन चुकी है, तो हम के लिए हमारे लिए लाज़मी है वो। ऐसे ही उर्दू ज़बान इतनी इसलिए मज़बूत है और इतनी मज़बूत है कि उसे किसी तरह का रूटलेस नैरेटिव, देखिए नैरेटिव तो असल में अगर आप बना रहे हैं तो वो तो फ्लॉप हो गया पहले ही दिन क्योंकि आपने बनाया है उसे। नैरेटिव अगर खुद ब खुद हालात के तहत पैदा होता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि जैसे मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ तो मुझे बचपन से कुरान पढ़ाई जाती है तो मुझे उसका स्क्रिप्ट आता है। कोई हिंदू परिवार से कोई लड़का या लड़की है तो उसे बचपन से गीता या फिर जो भी पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है तो उसे संस्कृत का स्क्रिप्ट आता है। तो अब जब आगे बढ़ते बढ़ते अपनी ज़िंदगी में कुछ साल 25-30 साल के बाद आपको जब जिसने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है उसको वो उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं आती लेकिन उसका मन है उर्दू सीखने का, उर्दू बोलने का, और मेरा मन है तो मुझे आती है क्योंकि मैंने बचपन से सीखी है। राइट। तो अब वहाँ पे तो उसकी तो वो कमज़ोर हो रही है ना एक जगह उर्दू के मामले में, जैसे कि हम संस्कृत के मामले में कमज़ोर हो रहे हैं। और मुझे दोनों वजह समझ में नहीं आती कि हम जिस लैंड पे रहते हैं। मैं आपको एक गाने की मिसाल देता हूँ। मैं कैसे खुदा हाफिज़ कह दूँ, मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं। पहले मिसरे में खुदा हाफिज़, दूसरे मिसरे में भगवान। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आपको बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं लगता है ये कि ये कुछ अटपटा हो गया? नहीं लगता है क्योंकि हिंदुस्तान में हम ये हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। हम ऐसे लैंड में ऐसी सॉइल पे पैदा हुए हैं कि अगर इस सॉइल पे रहने के बाद अगर हमें हिंदी का स्क्रिप्ट पढ़ना ना आवे या इस संस्कृत की शुद्ध बुद्ध ना हो, या अगर हिंदू फैमिली में रहने वाले को उर्दू जैसी खूबसूरत ज़बान, एक ज़माना था लोग कहते थे अरे साहब हमारे दादा जो थे वो तो उर्दू स्क्रिप्ट में जो अखबार आता था वो पढ़ते थे। इस बात पे फ़ख्र किया जाता है। पूरा पंजाब और बहुत से सूबे हमारे जहाँ नॉन मुस्लिम्स उर्दू को ऐसे पढ़ते थे जैसे कि उनकी मादरी ज़बान। अच्छा, कई सारे पंडित हुआ करते थे जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे क्योंकि उनको आती थी। हाँ, तो ये इस लैंड की, इस सभ्यता की, इस तहजीब की खूबसूरती है जिसे अगर कोई कुकुर मुत्ते की तरह उगा हुआ रूटलेस एक तरह से
नैरेटिव अगर आप बनाते हैं तो आप कम से कम ज़बानों को या सभ्यताओं को या तहज़ीबों को उखाड़ के नहीं फेंक सकते। ये आप इस समझ लें अच्छे से। ये तो बाकी रहने वाली चीज़ है। ये हमारा जो है ये लिपस्टिक, पाउडर एंड पेंट्स नहीं बना है। ये लिपस्टिक एंड पाउडर एंड पेंट्स है जो ये नैरेटिव है। ये जो सभ्यता है, जो तहज़ीब है, जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, ये हमारा गोश्त, हड्डी और खून बन चुका है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला। और ये मैं कोई जज़्बाती बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये एक ऐसा हिस्टोरिकल सिस्टम है कि आप फूँकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, ये हकीकत है। तो अफ़सोस की बात ये है कि प्रमोशन इस बात का होना चाहिए था कि उर्दू स्टूडेंट को संस्कृत की शुद्ध-बुद्ध, हिंदी तो आती है, संस्कृत की शुद्ध-बुद्ध क्यों नहीं है? या हिंदू फैमिली में पैदा होने वाली एक लड़की को या लड़की को उर्दू स्क्रिप्ट क्यों नहीं आता है? हाँ। जब हिंदी और उर्दू इतनी बहनापा है, इतनी करीब की ज़बान है, अरे भैया इसका स्क्रिप्ट इंग्लिश तो आपको आ गई, आपकी भाषा तो थी नहीं, इस लैंड की ज़बान तो थी नहीं, और बढ़िया आ गई आपको तेज़ी से। हमें भी आ गई, उनको भी आ गई, सबको आ गई। क्योंकि सिखाई गई बचपन से। सिखाई। तो ये जो सिखाया गया है, ये तो सिखाया हुआ तो इतना फल फ्रूट ला रहा है जो हमारे हड्डी और खून के अंदर बसा हुआ है। हमें खुदा, हाफिज़ और भगवान में कोई प्रॉब्लम नहीं होता कभी। तो ये तो कितनी अंदर रूट में उतरी हुई बात है। तो मुझे इस बात का अफसोस रहता है कि हमें वो क्यों नहीं आता। उसकी शुद्ध-बुद्ध तो हो कम से कम, आप फ्लुएंट ना हो, एक्सपर्ट ना हो। जैसे कि बहुत मुमकिन है कि कोई हिंदू फैमिली का बंदा जो है उसको अरबिक की शुद्ध-बुद्ध तो हो सकती है, उतनी फ्लुएंसी के साथ वो कुरान ना पढ़ सकता हो। इसकी वजह है कि हम तो रोज़ पढ़ते हैं कुरान शरीफ, सुनते भी हैं, तो वो फ्लुएंसी हमारे ज़हन में रहती है, वो एक्सपर्टीज़ बन जाती है। हम उतनी फ्लुएंसी के साथ संस्कृत ना बोल सकते हो, ना समझ सकते हो, लेकिन शुद्ध-बुद्ध तो होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है, स्क्रिप्ट तो आती है, वो होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसे हम ज़बान की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में ज़बान बहुत इस्तेमाल की जा रही है, और फ़िल्मों में मैं कहूँगी कि पुराने ज़माने से अभी तक बहुत काफ़ी बदलाव आ चुका है। पुरानी फ़िल्में, उनके डायलॉग्स, बेसिकली डायलॉग्स पे बात करते हैं हम, तो कुछ ऐसे डायलॉग्स हुआ करते थे जो आज तक याद किए जाते हैं। आज की फ़िल्में आती है, चली जाती है, लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन याद नहीं रहती किसी को, बात नहीं होती उन पे। देखिए, वो जावेद अख्तर साहब बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं ऐसी चीज़ों के लिए कि प्याज होती है, प्याज का छिलका आप छीलना शुरू करें, एक पर्दा, दूसरा परत, तीसरी परत, आखिर में आपके हाथ कुछ नहीं आता, प्याज छिल जाती है, ख़त्म हो जाती है। आंसू तो आते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ तक कि फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि आप 1940 से कारोबार 1930 से शुरू हुआ आला मारा टॉकी फिल्म, वहाँ से पूरी ट्रैजेक्टरी चलती है, आज के दौर तक आती है 100 साल। इन 100 सालों में जाहिर है कि फ़िल्मों का मिजाज, उसका ट्रेंड बदला, थीम्स बदली और डायलॉग राइटिंग के तरीक़े बदले, लेकिन वो सिलसिला मैं समझता हूँ कि सलीम जावेद तक आया, जिसने एक बड़ा अच्छा मोड़ लिया और एक नई तरह के डायलॉग, लेकिन वो डायलॉग की बुनत, उसकी क्राफ्टिंग ज़ाहिर है हमें बहुत अजनबी नहीं लगती थी, नहीं थी, लेकिन अजनबी नहीं लगती थी क्योंकि वो पुराने उन लोगों को उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा था, जानते थे वो, उनका ताल्लुक़ पूरी तरह से उस रूट्स के साथ था। फिर 10-1 साल का अरसा उसके बाद ऐसा आया सलीम जावेद के बाद। अब देखिए सलीम जावेद के डायलॉग हमें मुँह पर याद होते हैं, जैसे कि मुग़ल आज़म के डायलॉग याद हैं, मदर इंडिया के याद हैं, वैसे हमें सलीम जावेद की फ़िल्मों के डायलॉग, मेरे पास माँ है, एक्सेट्रा, ये सब हमें याद है। उसके बाद जब फ़िल्मों में कुछ ऐसा हुआ कि 10-1 साल का अरसा, जिसमें मैं उसे कहता हूँ कि वो बॉलीवुड की फ़िल्मों का कलयुग था वो, जिसमें डबल मीनिंग डायलॉग्स, डबल मीनिंग आपके गीत और एक अजीब-सा हंगामा पैदा करने वाला म्यूज़िक, शोर पैदा करने वाला म्यूज़िक, ये सिलसिला चला। सरकाइले खटिया जाड़ा लगे, दिस काइंड ऑफ रबिश, ये होता था। तो लेकिन ये जो 10 साल का टाइम था, इसमें और एक खूबसूरत बात हुई, वो ये कि ये तो फ़िल्मों के अंदर चल रहा था, डायलॉग का ये हाल हो गया, म्यूज़िक का ये हाल हो गया, लिरिक्स का ये हाल हो गया, लेकिन इस बीच में हमारा जो ऑडियंस था, इसे तो चट लगी हुई थी
अच्छे डायलॉग सुनने की, अच्छी फ़िल्में देखने की, अच्छा म्यूज़िक सुनने की, अच्छे नग़मे सुनने की, अच्छे हुँ। अल्फ़ाज़ को सुनने की उसको चट लगी हुई थी। वो उसके अंदर उतरा हुआ था। तो आप ये देखेंगे कि उन 10 सालों के अंदर, ये ग़البًا 75 के बाद की बात है, 75 के आस-पास की बात है। जब ये डिकेडेंस जब ये ज़वाल शुरू हुआ, उस बीच में प्राइवेट ग़ज़लों के एल्बम्स और प्राइवेट ग़ज़ल सिंगर्स एक तरह से हुँ। बहुत तेज़ी से उभर के सामने आए। हुँ। देखिए, उससे पहले ग़ुलाम अली ख़ाँ साहब थे, मेरी हसन साहब थे, ठीक है? उसके बाद की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, हुँ। जिसमें हमारे जगजीत सिंह साहब थे, तलत अज़ीज़ साहब थे, बेनाज़ मसानी थीं, चंद अंदाज़ थे, अल्ताफ़ राजा। अल्ताफ़ राजा बाद में आए काफ़ी। लेकिन वो प्राइवेट ग़ज़लों का मिज़ाज बना ही इसलिए कि वो एक वैक्यूम था हुँ। लैंग्वेज का, डायलॉग का, उस एस्थेटिक्स का, उन पोएटिक्स का जो मिसिंग हो गई थी। फ़िल्मों से मिसिंग हुई थी, तो वो यहाँ से पॉप अप हो गई हुँ। और लोगों ने इसको सर आँखों पर लिया। तो एक तरह का पैरेलल लैंग्वेज का और उसका एक जॉनर पैदा हुआ। लेकिन ये पूरी ट्रैजेक्टरी को फ़िल्मों की मैं इस तरह से देखता हूँ कि इसने शायद अपना ये पूरा एक ट्रैजेक्टरी का ये पूरा सर्कल पूरा कर लिया। हमारे पास अब जो टेक्नोलॉजी नई आ गई है और जब टेक्नोलॉजी नई आई तो बहुत तेज़ी के साथ फ़िल्म का जो मीडियम है जिसको हम बैठ कर के ब्लैक में टिकट्स ले लेकर के हम लोगों ने शोले देखी और फ़िल्में देखी, थिएटर में देखा करते थे। थिएटर में जाने का रिवाज ही ख़त्म हो गया, इसलिए कि सबके हाथ में मोबाइल आ चुका है, सबके हाथ में आईपैड्स आ नहीं, चुके नहीं, थे। फिर भी थिएटर एक एक्सपीरियंस है, जाते तो हैं डेफ़िनिटली आज इट भी वाज़ लोग। एन अब ये है कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस नाउ। हुँ। ये हमारा डे टू डे का एंटरटेनमेंट था थिएटर। हुँ। थिएटर वाज़ द सिनेमा थिएटर्स वर द पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इट वाज़न्ट ओनली आवर एक्सपीरियंसेस। हम आज जाते हैं, इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वॉच एनी फिल्म इन थिएटर। हुँ। दिस वाज़न्ट द केस। द केस वो तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था। अब तो बस कभी चले गए लेकिन उतना फ्रीक्वेंट कोई भी नहीं जाता। लेकिन आजकल की फ़िल्मों में वो बात भी तो नहीं रह गई ना? इसलिए कि ये फ़िल्म मेकिंग की ये ट्रैजेक्टरी ख़त्म हो चुकी है। अगर रील्स आ गई, मान हुँ। लीजिए, इससे पहले वेब सीरीज़ आईं, ठीक है? तो हमें जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो ऑलरेडी मिल रहा है। तो हमें वेब सीरीज़ ने वो कमी पूरी करनी शुरू कर दी थी। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल सिनेमा दे क्रिएटेड। हुँ। Web series was a beautiful cinema, more important and more vital and potent way of cinema making than the movies, films. जो हम 2.5-3 घंटे में देखते थे, वो अब हुँ। एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया वेब सीरीज़ का। हम आधे घंटे का एक एपिसोड देखते हैं, उठ जाते हैं, अब बहुत अच्छा सिनेमा देखा साहब हमने। तो उसने कुछ टाइम के लिए 2, 3, 4 बरसों के लिए ही सिर्फ, उसके बाद अचानक से टर्न आता है, रील्स आ जाती हैं। हुँ। उस रील्स के अंदर अब आपके हाथ में है, आप उसको ब्राउज़ करते जाते हैं। फ्लिक, 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 फ्लिक ये करते हैं आप, फ्लिप करते जाते हैं आप। हाँ, ये अच्छा पसंद है, इसको हटा दिया। अब आपका दिमाग इतना तेज़ हो चुका है, इतना फ़ास्ट प्रोसेस करने लगा है कि आप 2 सेकंड में मालूम कर लेते हैं कि ये रील मेरे लाइक नहीं, इसको हटाओ। ये चीज़ हाँ, आई वांट टू सी दिस। वो आपकी सारी कमी वो रील्स पूरी कर रही हैं। तो अब आप सोचिए कि फ़िल्मों का मीडियम हो सकता है कि अच्छी फ़िल्में बनाएँ आप, बने फ़िल्म अच्छी। वुड यू बी एबल टू सिट फॉर 2 ढाई घंटा? बिल्कुल, फ़िल्म अच्छी हो तो क्यों नहीं? कितना हो सकता है? अगर एक बंदे को रील्स 5 घंटा देखता है बैठ कर के वो, हुँ। जिसमें उसको जितनी वैरायटी मिलती है, हुँ। जो उसे देखना चाहता है वो मिलती है। हुँ। तो ये वाला ऑप्शन जो उसके हाथ में रखा हुआ है मोबाइल का, वो देखिए वो जाकर के 500 की एक टिकट लेवे और आईमैक्स में और ₹500 का एक पॉपकॉर्न लेवे, ₹1000 खर्च किया है। अरे लानत ऐसी चीज़ पे वो नहीं जाता। वो एक एक्सपीरियंस के लिए जा सकता है। लेकिन डे टू डे जो उसके सिनेमा का जो शौक है, जो स्क्रीन टाइम है उसका, उसके पास ऑलरेडी है, हुँ। एक्स्ट्रा ही हो गया है। एक्स्ट्रा होता है वो। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म मेकिंग में अच्छी फ़िल्में बनेंगी डेफ़िनेटली। अच्छा-बुरा क्या होता है? हमेशा अच्छे आइडियाज़ आते हैं, नोवेल आइडियाज़ आते हैं जिसके ऊपर अच्छा सिनेमा क्रिएट किया जाता है, किया जा सकता है, जाता है और अच्छी पोएट्री क्रिएट की जाती है, अच्छे कितने नॉवेल्स अभी जो हैं नॉवेल रीडिंग का सिलसिला रह गया। क्या ऐसा नहीं है कि अच्छे नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे हैं, अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ नहीं लिखी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। लिखी जा रही है। लेकिन जो रीडरशिप का जो माहौल था हमारे ज़माने में, हमारे बेड के पास में एक किताब रखी ही रहती थी। हुँ। बिना पढ़े तो
पहले का आदमी सोता ही नहीं था। पढ़ने वाले तो आज भी पढ़ रहे हैं। आज भी पढ़ते हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेट हमें चीज़ें जो मिल चुकी हैं, हम्म, क्या वो चीज़ जो रीडिंग में आप जब पढ़ते थे तो आपके जहन में एक विजुअल बनता था, एक इमेजिनेशन बनता था, एक फिल्म आपके जहन में बनना शुरू होती थी। दैट्स व्हाई यूज्ड टू लाइक रीडिंग। हम्म, अब आप तो, क्योंकि हमारे पास उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, रील्स नहीं थी, और हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी जो हमारे पास विजुअली इतना सामने आती थी। उसी ज़माने में तो हमने पढ़ा था ना कि साहब फोटोग्राफ कन्वेज अ लॉट मोर देन अ वॉल्यूम ऑफ अ बुक। अब हमारे पास लिटरली वो सिनेमा ऑन इन द फॉर्म ऑफ रील्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स जो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हमारे लिए अब पढ़ने, रीडिंग से हम जो शिफ्ट हुए हैं, उसकी वजह है कि हमारे पास, आई गेस आई मे बी रॉन्ग एंड द पीपल माइट किल मी फॉर दिस, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू हैव अ बेटर चॉइस एंड अ बेटर ऑप्शन, यू स्विच फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन। किताबों से बेटर तो मुझे नहीं लगता कुछ है। अगर वी कंसिडर इट के बेटर ऑप्शन, हाँ, बट इट्स नॉट बेटर। सी, अगर मैं ऐसा नहीं कहता कि मेजॉरिटी अगर एक चीज़ को कर रही है तो राइट है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मेजॉरिटी किसी चीज़ को कर रही है और वो अपनी उन चीज़ों की प्यास बुझा रही है, उस भूख को मिटा रही है जो उसकी कल्चरल या एस्थेटिकल या उसकी पोइटिक डिमांड्स को पूरी कर रही है, तो मैं तो कहूँगा कि एक अच्छा ऑप्शन, अगर नॉट द बेटर वन बट द बहुत अच्छा ऑप्शन, ईजी ऑप्शन, अवेलेबल ऑप्शन, आप किताब आपको ख़रीदनी पड़ेगी, आपको किताब जाके इशू करवानी पड़ेगी, रखना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा, ये तो आपके सामने, और विजुअली पढ़ने के लिए इतना, बहुत वक्त देना विजुअली पड़ेगा। इतना वो साउंड है कि आपको और क्या चाहिए। एक कान में आपके, आपको कैसी किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे हर तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। सम ऑफ योर फेवरेट्स? आई लव, मुझे क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर के, पोइट्री से लेकर के, फ़िलॉसफ़ी से लेकर के, रूहज़ीन जैसी किताब जो मेरे दोस्त रहमान अब्बास ने लिखी है नॉवेल, उस तरह के नॉवेल्स सब पसंद है मुझे। अच्छी तरह से लिखी हुई चीज़ हो, वो चाहे शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो मुझे लगता है कि ख़ास जॉनर के तहत ये कहना कि मुझे एक पर्टिकुलर, आई एम नॉट दैट टाइप। मैं हर तरह की किताब पढ़ता हूँ। और फिक्शन स्टोरीज के बारे में फ़िक्शन, क्या? आई लव फ़िक्शन। अभी जैसे कि फ़िल्मी अगर उसमें देखा जाए तो मैट्रिक्स जैसी चीज़ है, इंसेप्शन जैसी चीज़ है। क्या एक तरह का एक नया सिनेमा आया है, एक नई बात आई है, एक नया फ़िक्शन आया है। और ऐसे ही जब फ़िक्शन हम उसमें पढ़ते हैं, फ़िक्शन है, फैक्ट भी मुझे पसंद है पढ़ना, फ़ैक्शन भी पसंद है कि कुछ फैक्ट के साथ फ़िक्शन मिला हुआ हो, वो सब अच्छी एंड चीज़ है। मोटिवेशनल कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, दिस इज़ द वन थिंग दैट प्रोबब्ली आई डू नॉट लाइक। आई सिंपली, आई माइट तो हेट। वो जो लिख रहा है वो अपने आप को ही मोटिवेट कर रहा है। हाँ, मुझे तो अगर वो कोई ख़ास एक टाइटल बना के कहा जाए कि साहब ये मोटिवेशनल चीज़ है, तो शायद मुझे फ़ौरन बोरियत वहीं से शुरू हो जाती है। हालाँकि प्रेमचंद से लेकर के कृष्णचंद्र से लेके क़ुर्रतुल ऐन हैदर की राइटिंग्स में जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, उससे बड़ा तो मोटिवेशन मुझे नहीं मिल सकता। तो जैसे किताबों के बारे में सिलसिला चल रहा है, तो आपको क्या लगता है अब एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, अब आगे रिटन बाय चैट जीपीटी बुक्स आएगी? देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो पहले आदमी उससे डर जाता है। ये इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना कि अगर कोई चीज़ आपको, जैसे पहली बार जब छापाखाना आया था किताबें पब्लिश करने के लिए, पहले तो किताबें हाथ से लिखी जाती थी, हर एक किताब को हाथ से लिखा जाता था। लेकिन जब पब्लिशिंग हाउसेस आए, छापाखाना आया पहले, तो लोगों ने उसके बारे में भी बड़ी बातें कही थी। लेकिन जो काम उसने किया किताबें छापने का, तो उसकी तो बरकतें, उसकी रहमतें, उसकी सारी चीज़ें हमारे सामने। ये किताबें इतनी होती ही नहीं हमारे पास अगर छापाखाना ना होता तो। उसके बाद जब कंप्यूटर हमारे पास आया, तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो गई, हम और खूबसूरत किताबें और अच्छी किताबें हम और बहुत अच्छे से किताबें हमने छापने लगे। तो पहले फिर भी कंप्यूटर से भी अरे यार ये क्या करेगा? ऐसे ही मुझे लगता है कि एआई का होना, चैट जीपीटी जैसी ऐप का होना, ये इससे इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। युवल नोआ हरारी को तो आप जानते ही होंगे, जो इस पर किताबें भी लिखी उन्होंने और इनके डिस्कोर्सेस भी होते उनके तो रहते हैं इसके बाद। बड़े-बड़े लेक्चर्स एंड बड़े सुने लेक्चर्स हुए होते हैं। हैं और बड़े सोचने पर मजबूर कर देने वाले लेक्चर्स होते हुँ, हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस लेवल से वो बात कर रहे हैं,
वो लेवल का ख़तरा मुझे महसूस नहीं होता, इसलिए नहीं महसूस होता कि अगर एआई जो है उसको आप एक आइडिया फ़ीड कर देते हैं, आप कहते हैं इसके ऊपर लेकिन मुझे उन्होंने उस डेप्थ में पढ़ा है ना, उनको उतनी नॉलेज है, इसलिए यस, वो यस। ये कह पा रहे हैं शायद। डेफ़िनिटली ही इज़ सच अ एक्सपर्ट पर्सन इन हिज़ फ़ील्ड हुँ, कि उनकी बातों को मैंने कहा ना कि रुक करके सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात हुँ, होती है। और वो जो डर है, वो जो चीज़ है वो तो डेफ़िनिटली इट इज़ देयर। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि चैट जीपीटी को हमने एक आइडिया दे दिया और उससे कहा कि एक गाना लिख दो, उसने गाना लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो लिरिसिस्ट है, गीतकार जो है या जो पोएट है, उसका तो काम ख़त्म हो गया। हुँ, वो तो बेचारे का जॉब गया। लेकिन ये वही आदमी है जो जिसकी क्रिएटिविटी लिरिक्स के रास्ते से, गानों के रास्ते से या म्यूज़िक के रास्ते से या राइटिंग के रास्ते से, किसी भी रास्ते से उसकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही थी। हुँ, क्रिएटिविटी तो थी उसके अंदर। अब जब ये आ गया है तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर ये एक तरह का लॉन्चिंग पैड है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि पहले किताब लिखने वाले ने किताब लिख दी जब तक कंप्यूटर नहीं आया, जब कंप्यूटर आया, तो हुँ, किताब लिखने वाले ने किताब लिख दी। अब जो उसे छापना है, उसकी डीटीपी होनी है, उसकी टाइपसेट होनी है, उसको किस तरह से उसको कलर स्कीम दी जाएगी, कैसे डिज़ाइन बनाया जाएगा, उसको कैसे खूबसूरती दी जाएगी, ये सारा लेबर वर्क उसका बच गया अब। हुँ, अब ये कंप्यूटर करेगा। हुँ, तो ही डज़न्ट हैव टू बॉदर अबाउट दिस साइड ऑफ द लॉजिस्टिक्स कि ये करना नहीं है उसे। अल्टीमेटली क्या करता है कि अब उसको चूँकि ये सी चीज़ें नहीं करनी है, तो वो अपना कहीं और क्रिएटिविटी कहीं और ऊपर जाएगा ना। हुँ, उसको एक तरह का कंप्यूटर का लॉन्चिंग पैड मिल गया टू टेक अ बिगर लीप। ऐसे ही मुझे लगता है कि एआई की जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसे एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को और एक वर्टिकल लेवल पे एक अच्छी ऊँची लीप लेकर के ऊपर जाने की ग्रोथ की बात करनी चाहिए। वो सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद क्रिएटिविटी में हमारे और इज़ाफ़ा होगा। हुँ, होपफुली। बिकॉज़ विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ आइडियाज़ जनरेटेड बाय देखिए हमारे ज़हन में कोई एक आइडिया आता है, कहीं से तो आया था वो। हुँ, हमने इतनी किताबें पढ़ी थी, इतनी फ़िल्में देखी तो कहीं न कहीं कोई चीज़ थी जो किक बैक करती है और वो आइडिया हमारे ज़हन में आता है, एक नया आइडिया जर्मिनेट होता है। ऐसे ही अगर एआई हमें इतना आइडियाज़ दे रही है, इतनी लाइन्स दे रही है, ऐसे म्यूज़िक दे रही है, डेफ़िनिटली एक ग्रूव हमारे ज़हन में आया, विल क्रिएट मोर ऑन दैट। हुँ, तो मुझे तो लगता है कि क्रिएटिविटी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इट विल डेफ़िनिटली गो अप। हुँ, किसी दिन हम चैट जीपीटी से शायरी सुनेंगे। हाँ, हाँ। और फिर आप ज़ाहिर है कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी शायरी नहीं, सुनाने आज तो आप ही सुनाएँगे। से। तो कुछ सुना रहे हैं आप? शायरी? हुँ, हुँ, मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त अगर मैंने शायरी सुनानी शुरू की तो शायद मुझे कहेंगे कि आप शायरी की इतनी मुखालिफत करते हो और खुद यहाँ बैठ के शायरी सुना रहे हो। बहरहाल देखिए मैं आपको 2-3 शेर पहले शुरुआत करता हूँ कि लेकिन इससे पहले मैं टोकना चाहूँगी, आप शायरी की मुखालिफत क्यों करते हैं? मुखालिफ मैं शायरी का नहीं हूँ, हुँ, जो मशायरों की फ़िज़ा बनी हुई है, जिस तरह हुँ, की लॉबिंग होती है और जिस तरह का एटीट्यूड हमारी शायरी में आ जाता है, ख़ास तौर से वो 80-85% जिसके बारे में मैंने बात की है। मुशायरों की मुखालिफत करते हैं। मुशायरे मुशायरे तो बहुत खूबसूरत रिवायत हैं, हुँ, वहाँ होना चाहिए, लेकिन जो एक तरह की लॉबी सिस्टम बन जाती है और फिर ख़ास तौर से जो एटीट्यूड डेवलप होता है, जिसकी वजह से शायरी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आप ऐसी रोती-पीटती, हमेशा मातम करती हुई आई एम अगेंस्ट दैट। ओके। मुझे ये लगता है कि आपके पास कुछ इंस्पिरेशन चीज़ होनी चाहिए, कोई पॉज़िटिव चीज़ होनी चाहिए। आप किसी बात को पॉज़िटिव नोट पे क्यों नहीं कह सकते? हुँ, सच कहूँ अपनी मोहब्बत पे नदामत सी हुई। अहमद नदीम क़ासमी का शेर है। सच कहूँ अपनी मोहब्बत पे नदामत सी हुई, जब भी देखी तेरी उतरी हुई सूरत मैंने। कि हुँ, भई मेरी मोहब्बत में इतना दम नहीं है कि मेरा माशूक के लबों पर मैं एक मुस्कुराहट ले आऊँ। मुस्कुराहट ला सकूँ। इट्स अ वेरी पॉज़िटिव काइंड ऑफ अ हुँ, अप्रोच। एक इंसान खुद को इंटरवेन कर रहा हाँ, है। इंटरवीन कर रहा है और वो ये नहीं अरे भई तुम्हारी मोहब्बत ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, ये सब रोना-रोना एक्चुअली आई एम अगेंस्ट दिस। ओके। आई एम मुझे आई हेट इट एंड आई एम दुश्मन जानी दुश्मन हूँ मैं ऐसी शायरी का। ब्रेकअप वाली शायरी। ब्रेकअप वाली शायरी हो ब्रेकअप होता है तो ऐसी शायरी भी होती है लेकिन वो आप ज़िंदगी भर उस ब्रेकअप को लेकर के अरे भई आपने इतने पैसा कमा लिया, इतना बैंक बैलेंस बना लिया, इतनी आप बॉम्बे से आप लंदन चले गए, सब कुछ हो हुँ, गया आपके साथ, लेकिन वो ब्रेकअप की शायरी आज भी आपके साथ चिपकी हुई है, आई डोंट नो व्हाई। आपकी सारी ज़िंदगी पे वो इतनी डोमिनेंट क्यों है?
कि हर चीज़ को आप एक उदासीन, एक नहायत ही मातमी, एक नहायत ही लैमेंटिंग नज़र से क्यों देखते हैं हर चीज़ को? दिस इज़ व्हाट आई एम अगेंस्ट ऑफ। अच्छा, जी, तो आपकी पसंद में क्या क्या होनी चाहिए? कैसी क्या कौन सी शायरी जो आप पॉज़िटिव पसंद शायरी होनी करते हैं? चाहिए। सुनाइए कुछ फिर आपकी पसंद का। मैं पॉज़िटिव शायरी तो क्या, देखिए एक चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपको सुनाता हूँ कि ये आई डोनेशन पर है, कॉज़ पे लिखी हुई चीज़ है कि अंधेरे को इजाज़त अब नहीं कि रास्ता रोके, हम्म, अंधेरे को इजाज़त अब नहीं कि रास्ता कि रोके। रास्ता रोके, ये मर्ज़ी है कि ये दुनिया मेरी आँखों से तू देखे। आहा, अंधेरे को इजाज़त अब नहीं कि रास्ता रोके, ये मर्ज़ी है कि ये दुनिया मेरी आँखों से तू देखे। मैं तेरे वास्ते ख्वाबों की एक बारात लाया हूँ, मैं तेरे वास्ते आँखों की ये सौगात लाया हूँ। हमारी आँख की ये रोशनी मिट जाएगी एक दिन, ये सांसों की भी डोरी देखना कट जाएगी एक दिन। रहा है कौन दुनिया में हमेशा से हमेशा तक, रहेगा दर्द का रिश्ता हमेशा से हमेशा तक। अगर सीने में दिल है तो किसी के दर्द को समझो, आहा, जो एक इंसानियत पे रह गया है कर्ज वो दे दो। मैं कुछ तकदीर के मारे हुए हालात लाया हूँ, मैं तेरे वास्ते आँखों की ये सौगात लाया हूँ। इन आँखों का ये नजराना किसी के काम आ जाए, आहा, किसी बेबस तड़पती रूह को आराम आ जाए। ऐ मेरे हमनवा, आँखें नहीं ये एक अमानत है, किसी की मुश्किलों में काम आ जाना इबादत है। आहा, तो इस शम्मे मोहब्बत को कभी बुझने नहीं देना, कभी ये रोशनी का सिलसिला रुकने नहीं देना, कि उम्मीदों के तारों से सजी एक रात लाया हूँ, मैं तेरे वास्ते आँखों की ये सौगात लाया सौगात हूँ। लाया हूँ अंधेरे को इजाज़त अब नहीं कि रास्ता कि रोके। रास्ता रोके। बहुत बढ़िया सर। तो ये थे हमारे साथ सुहेल अख्तर वारसी सर, जिन्होंने अपनी गीतों का, नज़्मों का आपको बहुत सारा नॉलेज दिया। तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताएं कमेंट में कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या और होना चाहिए। आपके कोई सवाल है तो वो भी ज़रूर लिखें, जिसके जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। और ये आपको लगता है कि जिन दोस्तों को देखना चाहिए, जिनको पसंद आएगा, उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।